है न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले ऐसी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। तमिलनाडु के कल्लाकरीची जिले के एक स्कूल की इमारत से दुपट्टे फेंकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दरअसल इन छात्राओं ने वहां की मशहूर लेखिका गीता इलानगोवान का स्कूल पहुंचने पर इस तरह अलग अंदाज में स्वागत किया। इस दौरान छात्राओं ने स्कूल के अपने अपने कमरों से एक साथ कई दुपट्टे हवा में उड़ाते हुए नीचे फेंके। वहीं अपना ऐसा स्वागत होने पर लेखिका गीता काफी खुश दिखी। असल में गीता ने दुपट्टा ओढ़ लो दोस्त नाम से कई आर्टिकल लिखे हैं जिन्होंने वहां काफी सुर्खियां बटोरी। इन आर्टिकल के जरिए महिलाओं के मुद्दों को उठाया गया। इसी वजह से लेखिका गीता छात्राओं के बीच भी काफी मशहूर हैं। हैदराबाद में ट्रेन और रेलवे स्टेशन वाले लुक का एक रेस्टोरेंट बनाया गया जो काफी चर्चा में है। यहाँ लजीज पकवानों को हर टेबल पर सर्व करने के लिए रेल की पटरियां बिछाई गई हैं। हर टेबल पर पीले रंग के बोर्ड लगे हैं जिन पर स्टेशन का नाम लिखा है। इस तरह हर टेबल की पहचान स्टेशन के नाम से होती है और आप जिस टेबल को बुक करेंगे आपका पसंदीदा खाना लेकर ट्रेन पहुंच जाएगी। हैदराबाद में बना ये मेट्रो रेल मॉडल रेस्टोरेंट लोगों के बीच काफी पसंद किया जा रहा है। कर्नाटक के हावेरी जिले में सीएम के एक समारोह के दौरान कुछ लोग कुर्सियां सिर पर रखे दिखे। असल में जब ये कार्यक्रम हो रहा था तभी वहां तूफान और बारिश आ गई जिससे बचने के लिए लोगों ने ये अलग तरीका अपनाया। सूरत की जेल में कैदियों के लिए एक खास पहल की गई। यहाँ कैदियों के भविष्य को देखते हुए जेल में एक तरह से स्कूल भी बना दिया गया जहाँ पढ़ाई की खास व्यवस्था की गई है। साथ ही कैदी इसमें अपनी परीक्षाएं भी दे रहे हैं। दुबई के बुर्ज अल अरब होटल की छत पर एक एयरक्राफ्ट की सफल लैंडिंग की गई। दावा है कि ये इस तरह की दुनिया की पहली लैंडिंग है। इस एयरक्राफ्ट को टेस्टिंग के दौरान इमारत के 56वें फ्लोर के ऊपर छत पर बने हेलीपैड पर उतारा गया। इसकी लैंडिंग पोलैंड के पायलट ने की। होटल की छत पर बने हेलीपैड से एयरक्राफ्ट की सफल उड़ान और लैंडिंग पर वहां मौजूद सभी लोगों ने खुशी मनाई क्योंकि ये इतना आसान नहीं था। इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने वाले पोलैंड के पायलट ल्यूक जेपिला रेड बुल एयर रेस चैलेंजर चैंपियनशिप में वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुके हैं। वो इसी तरह के हैरतअंगेज कारनामों के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया की जुरूपा वैली में एक आदमी को नदी से सकुशल निकाल लिया गया। दरअसल लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट को जब इस आदमी के नदी किनारे बने बैरियर की दीवार में फंसे होने की जानकारी मिली तो उसने रेस्क्यू अभियान चलाया। इस दौरान रेस्क्यू टीम का एक जवान हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा और फिर नदी किनारे फंसे इस आदमी को ऊपर खींच लिया और इसकी जान बचा ली। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है और आज की ये खबर हम सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। सर्दी से अचानक बेहद गर्म होते इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इस बीच कोरोना और इन्फ्लुएंजा के वायरस भी एक्टिव है, लेकिन वायरल बुखार समेत दूसरे खतरनाक बीमारियों को भी काबू किया जा सकता है। बस जरूरी है कि बीमारी की सही पहचान हो और उनका समय पर इलाज हो। इसलिए जरूरी है कि अचानक हो रहे मौसमी बदलाव में फैलने वाली वायरल बीमारियों की पहचान पर हॉर्न बजाया जाए। जब से मौसम बदला है तो सर्दी, जुकाम और बुखार के मामले भी बढ़े हैं। लोगों में खासकर खांसी की परेशानी ज्यादा देखी जा रही है। मौसम बदलने पर फ्लू के मामलों में बढ़ोतरी आम बात है। एक अनुमान के अनुसार 300 से ज्यादा वायरस हैं जो सामान्य सर्दी खांसी की वजह बनते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से इन्फ्लुएंजा वायरस के ए सब टाइप H3N2 के कारण बुखार और सर्दी खांसी के मामलों में इजाफा हुआ है। H3N2 के लक्षण कोरोना से दरअसल मिलते जुलते हैं जिसकी वजह से लोगों के बीच कंफ्यूजन की स्थिति है। कई बार आम वायरल बुखार को लेकर भी लोग पैनिक में आ जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर H3N2 कोविड-19 और फ्लू में अंतर कैसे करें। जरूरी है कि इन बीमारियों को पहचानने के लिए सावधानी वाला हॉर्न बजाया जाए। इन्फ्लुएंजा ए टाइप को महामारी का कारण माना जाता है। इसके 2 सब टाइप होते हैं, एक H3N2 और दूसरा H1N1। H1N1 को स्वाइन फ्लू से जाना गया जो सुअरों में बीमारी का कारण बनती है, जबकि
H3N2 वायरस लोगों पर असर दिखा रहा है। इसके लक्षण कोरोना से मिलते जुलते हैं, लेकिन कुछ लक्षणों के अंतर से दोनों के बीच आप फर्क कर सकते हैं। मसलन H3N2 आवाज में भारीपन पैदा कर सकता है, जबकि कोविड-19 बुखार या सर्दी होने से शुरू होता है। फ्लू में शरीर में दर्द या मांसपेशियों में परेशानी ज्यादा होती है। फ्लू के चलते गंभीर सूखी खांसी होती है, जो सामान्य से कुछ ज्यादा समय या यूं कहें करीब 3 हफ्ते तक रह सकती है। सर्दी, खांसी या बुखार होने पर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको इस तरह के लक्षण महसूस होते हैं तो अपने डॉक्टर से संपर्क करें। राहत पाने के लिए उनकी दी गई सलाह पर अमल करें। ध्यान रखें कि बगैर डॉक्टर की सलाह के अपने आप किसी तरह की दवा न लें। एंटीबायोटिक दवाओं से बचें, क्योंकि ये वायरल बीमारी है, न कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसलिए एंटीबायोटिक्स फ्लू में प्रभावी नहीं है। अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक्स लेने से एंटीबायोटिक प्रतिरोध और दूसरे हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं। फ्लू की चपेट में आने पर ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की जरूर कोशिश करें। इसके अलावा कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जिससे इसको फैलने से रोका जा सके। मसलन दूसरों से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखना चाहिए। मास्क का इस्तेमाल करें। अपने हाथों को बार बार धोते रहें। भीड़-भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। कमरों को हवादार बनाए रखें। घर पर ही आराम करें। बाहर खाने पीने से परहेज करें और घर का बना ताजा खाना ही खाएं। साफ है कि कोविड की तरह नियमों का पालन कर फ्लू से भी बचा जा सकता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा या कोविड को लेकर टीके को लेकर दी गई सलाह का भी पालन जरूर किया जाए। जहां तक H3N2 की बात है, तो इसको लेकर 5 साल से कम उम्र के बच्चों, बुजुर्गों या फिर पहले से किसी तरह की बीमारी से जूझ रहे लोगों को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ज्यादातर ये वायरस बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में ले रहा है। कुल मिलाकर सर्दी, खांसी या बुखार होने पर परेशान होने के बदले डॉक्टर से मिलें और उनकी सलाह पर ही अमल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। फ्लू और कोविड के लक्षण में क्या अंतर होता है? इन्फ्लुएंजा के H3N2 वेरिएंट को लेकर डॉक्टर का क्या कहना है? आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। वैसे नॉर्मली जितने भी रेस्पिरेटरी वायरस हैं, इनके सबके मेजरली सिम्टम्स सेम होते हैं, कफ, कोल्ड, फीवर, गले में दर्द का होना। पर जो H3N2 वेरिएंट है या फिर इस साल का इन्फ्लुएंजा ए का वेरिएंट है, उसका एक बड़ा ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि काफी सारे लोगों में होर्सनेस ऑफ वॉइस देखने को मिलती है। दैट मीन्स उनका वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स काफी तेजी से अफेक्ट होता है। इसलिए बहुत सारे पेशेंट की आपकी मेजर इनिशियल कंप्लेंट ये होती है कि उनको बोलने में तकलीफ हो रही है, आवाज बैठ गई है, गले में खराश है और दर्द है, उसके बाद फीवर आता है। जबकि कोविड में ऐसा होता था कि स्टार्टिंग हमेशा पेशेंट की फीवर से होती थी, उसके 3 या 4 दिनों के बाद खांसी शुरू होती थी। H3N2 या H1 में पहले खांसी होती है, उसके बाद फीवर आना शुरू होता है। इनिशियली चाहे वो H3N2 हो चाहे H1N1 हो, अगर आपके सिम्टम माइल्ड कफ, कोल्ड, फीवर के हैं तो आपको कोई भी टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। सिंपल अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करेंगे तो आपको फ्लू से, स्वाइन फ्लू से, H3N2 और कोविड सबसे बचा के रखता है वो। किन लोगों में ये फ्लू या नॉर्मल H3N2 या H1N1 डेंजरस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है? सबसे पहले बच्चे जिनकी एज 5 साल से कम है, एल्डरली जिनकी एज 65 ईयर से ज्यादा है, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज है, CKD है, इन पेशेंट्स में ये नॉर्मल फ्लू भी बहुत रैपिडली कॉम्प्लिकेट होने का चांस रखता है। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी सिम्टम आते हैं और आपको इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो आपको हमेशा हॉस्पिटल जाके एक्सरे और बाकी टेस्ट कराने चाहिए। लेकिन अगर आप मीडियम एज ग्रुप में है, कोई इम्यूनिटी डिसऑर्डर आपको नहीं है, तो सबसे पहला काम आपको स्टीम और गार्गल करनी चाहिए। सिम्टोमेटिक मेडिसिन लेनी चाहिए जिसके अंदर पैरासीटामोल होते हैं। बहुत खास बात जो आप सबको ध्यान रखनी चाहिए कि कोविड के बाद से लोगों के मन में ये बैठ गया था कि किसी भी तरह के फीवर या कफ में स्टेरॉइड हम ओवर द काउंटर ले सकते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टेरॉइड के अलावा आपको हमेशा इनिशियल 5 डेज में वायरल इलनेस में एंटीबायोटिक लेने से पूरी तरह से बचना चाहिए। तेजस्वी यादव की होगी CBI के सामने पेशी। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को 25 मार्च को दिल्ली में CBI के सामने पेश होना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया। हालांकि इस दौरान उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। इससे पहले CBI ने जमीन के बदले नौकरी घोटाले के आरोपों में तेजस्वी को समन भेजा था। इसी समन के खिलाफ तेजस्वी हाईकोर्ट चले गए थे।
यूपी के फतेहपुर में भी अतीक अहमद के करीबी और हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अहमद के मकान पर बुलडोजर चलाया गया। मोहम्मद अहमद ने एक दिन पहले ही अदालत में सरेंडर किया था। बताया जा रहा है कि उस पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं और वो 2007 से फरार चल रहा था। मोहम्मद अहमद पर यह भी आरोप है कि उसने गांव की तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किया था और इसी पर यह मकान बनाया गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर सीबीआई ने एक और केस दर्ज किया। सिसोदिया पर फीडबैक यूनिट के जरिए जासूसी करवाने के आरोपों में ये एफआईआर दर्ज हुई। वहीं इस मामले पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार को घेरा और कहा कि वो सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखना चाहती है। उधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस फीडबैक यूनिट के जरिए देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। यूपी के मुजफ्फरनगर में लूट के आरोपी ने अलग तरीके से थाने में सरेंडर किया। वो हाथ में तख्ती लेकर थाने गया जिसमें लिखा था, योगी जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। सरेंडर करने के इस तरीके की यहाँ काफी चर्चा हो रही है। देश के कई हिस्सों में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हुई बारिश से दिल्ली एनसीआर में भी राहत है। यहाँ मौसम की गर्माहट पर असर पड़ा है। मौसम थोड़ा ठंडा होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले करीब एक हफ्ते तक यहाँ लोगों को गर्मी का सामना नहीं करना होगा। इस दौरान बारिश की भी संभावना है जिससे तापमान में भी गिरावट आएगी। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली के साथ ही देश के और राज्यों जैसे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में भी बारिश दस्तक देगी। भारी बर्फबारी और बर्फीले तूफान की वजह से 2 महीने तक बंद रहे श्रीनगर करगिल हाईवे और जोजिला दर्रे को आवाजाही के लिए फिर से खोल दिया गया। ऐसा पहली बार हुआ है जब ये सड़क सर्दियों में सबसे कम समय के लिए बंद रही। गुजरात के जूनागढ़ में एक साथ 9 शेर दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने मोबाइल फोन में इन शेरों की तस्वीरें कैद कर ली। इसके बाद वन विभाग को शेरों के इस झुंड के बारे में जानकारी दी गई। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। लंदन में बयान देकर घिरे कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। संसद सत्र के चौथे दिन राहुल गांधी मुस्कुराते हुए सदन पहुंचे, लेकिन संसद में नहीं बोल पाए। संसद स्थगित होने के बाद राहुल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि उन्हें सदन में बोलने का मौका नहीं मिल रहा है। इसके बाद बीजेपी ने भी तीखा पलटवार किया। देखिए हमारी रिपोर्ट। आपको भी इतना अवसर दूंगा। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तक दोनों का सिर्फ हंगामा ही हंगामा देखने को मिल रहा है, जिसके चलते लगातार सदन की कार्यवाही स्थगित हो रही है। सदन चलाना चाहता हूं। बीजेपी राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर माफी की मांग पर अड़ी है, तो विपक्ष अदानी को लेकर सरकार पर हमलावर है। दोनों ही तरफ से वार पलटवार का सिलसिला चल रहा है। चाहते हो या नहीं चाहते हो, इस सदन लगातार चौथे दिन संसद में हंगामा जारी रहा। इस बीच राहुल गांधी संसद पहुंचे और माफी मांगने के सवाल का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के हंगामे को लेकर जरूर विस्तार से बोले, जिसका बीजेपी की तरफ से भी जवाब देने में देर नहीं की गई। पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अदानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। और मुझे लगता है कि वो मुझे पार्लियामेंट हाउस में नहीं बोलने देंगे, क्योंकि जो मेन सवाल है वो अभी भी टेबल पे है। आज भारत के लोकतंत्र को किसी ने अपमानित किया है, डिमीन किया है, तो वो है राहुल गांधी। ये मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं। और इसका जवाब नहीं दिया उन्होंने आज अपने प्रेस में। बाकी भाषण बहुत किया उन्होंने। आज उन्होंने प्रेस में ऐसी कोई बात नहीं की कि उन्हें खेद है जो उनके द्वारा कहा गया। बीजेपी का स्पष्ट आरोप है, राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए और हम राहुल गांधी की माफीनामा के लिए देश भर में कैंपेन करते रहेंगे। कांग्रेस अदानी मामले को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रही है।
तो बीजेपी ने साफ साफ ये संदेश दे दिया है कि लंदन में राहुल गांधी ने देश के लोकतंत्र और संसद को लेकर जो कुछ भी कहा है उसके लिए माफी मांगनी ही होगी। राहुल के संसद पहुंचने पर भी बीजेपी उन्हें निशाने पर लेने से नहीं चूकी। घर आया परदेसी, वेस्टर इज वेलकम इन द पार्लियामेंट। पूरा हफ्ता हो गया इंतजार करते हैं। लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए सदन इंतजार कर रहा है। राहुल से माफी की मांग को लेकर सदन के भीतर से बाहर तक बीजेपी मोर्चा खोले हुए है, तो कांग्रेस भी लगातार ये कह रही है कि राहुल गांधी की माफी का सवाल ही नहीं उठता। भारत के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो हम लोग चुप नहीं रहेंगे। इसलिए ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के सामने में और लोकसभा में आकर के माफी मांगना ही होगा, वरना हम लोग उसको तवज्जो नहीं देंगे। लेकिन जो भारत विरोधी ताकतें हैं और लंदन के लोग तो सोचते हैं कि राहुल गांधी जो बोल रहे हैं सही है। रोज उठ के रूलिंग पार्टी के लोग ही गड़बड़ करते हैं। अभी अपोजिशन के उठते नहीं बोलने के लिए, लेकिन सरकार के लोग पहले ही उठते हंगामा, माफी मांगो माफी मांगो। ये क्या है? क्या इंस्टिगेट, खुद इंस्टिगेट कर रही सरकार और दूसरों को डेमोक्रेसी बात सुनाती है। माफी मांगने का सवाल ही नहीं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल के बयान को एंटी इंडिया गैंग का बयान तक बता डाला, तो कांग्रेस भी चुनौती देने में पीछे नहीं रही। कुछ लोग जनता और देश कोई मायने नहीं रखता है, इसलिए जो एंटी इंडिया फोर्सेस है, जितना भी भारत के विरोधी ताकतें हैं, वो सबका भाषा एक है। आप गौर कीजिए, जितना भी एंटी इंडिया फोर्सेस के गैंग मेंबर्स हैं, वो एक लाइन में बात करते हैं। जो श्रीमान राहुल गांधी बोलते हैं वही भाषा भारत के अंदर और भारत के बाहर जितना भी देश के विरोध में काम करते हैं वही भाषा बोलते हैं। अगर हिम्मत है, जिगर है, दम है तो आ जाओ मोदी जी, सदन के अंदर चर्चा हो। आप रहो, राहुल जी रहे, हम सिर्फ हम नहीं, दुनिया सारे हिंदुस्तान फैसला करेगी कि राहुल गांधी जी क्या कोई गलत बयान कहां दिए हैं और आप क्या किया है। हिम्मत है तो आ जाओ सदन के अंदर। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों जिस तरह से एक दूसरे को लगातार चुनौती दे रहे हैं, उससे तो यही लग रहा है कि ये तकरार अभी बरकरार ही रहेगी, क्योंकि दोनों में से कोई हथियार डालने को तैयार जो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीजेपी के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी एक ऐसी बात बोल गए जिसको लेकर उनके बगल में बैठे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश को उन्हें बताना पड़ा। राहुल अंग्रेजी में अनफॉर्चुनेटली का इस्तेमाल करते हुए बोल गए कि मैं एक सांसद हूं, यानी कि दुर्भाग्य से मैं एक सांसद हूं। राहुल की लाइन पूरी होने पर जयराम रमेश ने उनके कान में जो कुछ कहा वो भी रिकॉर्ड हो गया। जयराम ने राहुल से कहा कि आपने कहा है कि दुर्भाग्य से मैं सांसद हूं, जिस पर वो आपका मजाक बना सकते हैं, वो यानी कि बीजेपी वाले। इसके बाद राहुल ने अपने बयान को सुधारते हुए कहा कि इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दुर्भाग्य से मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता। आप भी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो पूरा वाकया। I would like to go into the details with you. Unfortunately, I'm a member of parliament and I'm hopeful that I will be allowed to speak in parliament. So I would like to first place my statement on the floor of the house, and then after that I'll be happy to have whatever discussion you want with me. Unfortunately, I'm a member of parliament. You can make a joke saying this, unfortunately for you, but unfortunately for एक मिनट, please. See, I want to make it clear. Unfortunately for you, I'm a member of parliament, and as the allegation has been made in parliament by 4 ministers, it is my right to have the opportunity. It's my democratic right. So if
Indian democracy was functioning, I would be able to say my piece in Parliament. न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। भारतीय शेयर बाजार भी गुरुवार को बढ़त दिखी। सेंसेक्स 79 अंक बढ़कर 57,635 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 13 अंक चढ़कर 16,985 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 17 शेयर्स में बढ़त और 13 में गिरावट रही। एचडीएफसी सिक्योरिटीज के अनुसार गुरुवार को सोना 380 रुपए उछला। प्रति 10 ग्राम सोने का भाव 57,450 रुपए रहा। इसके पहले के कारोबार में इस मेटल की कीमत प्रति 10 ग्राम 57,070 रुपए रही। वहीं चांदी की कीमत 90 रुपए गिरी। 1 किलो चांदी का भाव 66,335 रुपए रहा। बाबा रामदेव की अगुवाई वाली कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड अगले महीने अपना फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर ला सकती है। कंपनी ने गुरुवार 16 मार्च को बताया कि वो अपनी 25% हिस्सेदारी को सार्वजनिक करने के इरादे से ये एफपीओ लाएगी। रूरल फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने गुरुवार को कहा कि गेहूं और गेहूं के आटे में 6 से 8 रुपए प्रति किलो कमी आई। ऐसा सरकार के अनाज की खुले मार्केट में हुई बिक्री के चलते हुआ, जिससे बीते 2 महीने में ये कमी दर्ज की गई। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एक पुलिस अफसर की तरफ से हुई एक बड़ी पहल की। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में आपको बता दें, पुलिस लाइन में एक ऐसी लाइब्रेरी शुरू की गई है जहां सिविल सर्विसेज और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए पुलिसकर्मियों और उनके बच्चों को मुफ्त में बड़ी सुविधा मिल रही है। देखिए। क्यूबिकल में बैठे ये सभी वो नौजवान हैं जो सिविल सेवा या फिर कई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। सपना है भविष्य में कुछ कर दिखाने का और इन सपनों को पंख दे रही उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ पुलिस। दरअसल यहाँ पुलिस लाइन में आधुनिक सुविधाओं और किताबों से सजी एक लाइब्रेरी बनाई गई है, जिसके एक बैरक में विभाग का कोई भी कर्मचारी और उनके बच्चे किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। दरअसल इस लाइब्रेरी को बनाने का श्रेय आजमगढ़ के एसपी अनुराग आर्य को जाता है, जिनकी सोच आपको भी बेहद वाजिब लगेगी। पुलिसकर्मी अल्प वेतन भोगी कर्मचारी है और उसको जो उसके बच्चे हैं उनकी पढ़ाई के लिए अगर बाहर भेजना पड़ता है तो उसमें काफ़ी खर्चा आता है। तो हम लोगों का प्रयास यही है कि पुलिस लाइन के अंदर ही उसको ऐसी सुविधा, निःशुल्क सुविधा उपलब्ध कराई जाए जिसमें उसके बच्चे आराम से बैठ के पढ़ सकें और अच्छे तरीके से जो भी वो एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसकी तैयारी कर सकें। और पुलिस कल्याण के लिए शुरुआत की गई है। अभी शुरुआत में हमने एक हॉल को डेवलप करके इसकी शुरुआत की है। बुक्स अभी हमारी बहुत सारी बुक्स और मंगानी है। एनबीटी की पब्लिकेशन से हम लोग बुक्स मंगा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स मंगा रहे हैं। तो इसको डेवलप करेंगे और अगर जरूरत समझते हैं, क्योंकि अभी एक मेंबरशिप ड्राइव हम लोग चला रहे हैं जिसमें पुलिसकर्मी भी और उनके परिवार के सदस्य भी, दोनों को मेंबर बनाया जा रहा है। तो अगर ज्यादा संख्या होती है तो फिर एक दूसरा हॉल हमारे पास, उसको भी डेवलप करेंगे। यहाँ कोई अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाने की ख्वाहिश रख रहा तो कोई लाइब्रेरी में मिलने वाली पुस्तकों के बारे में बताता दिखा। वो चीज की तैयारी कर रहे हैं, आपको सारा बुक यहाँ अवेलेबल मिलेगा और सुबह से भी खुला रहेगा और आप आसानी से यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी जगह जैसे बैरकों में है, यहाँ पे जो भी हॉस्टल हैं तो वहाँ बहुत से लोग हैं, तो सभी लोग तो पढ़ने वाले हैं नहीं। तो मान लीजिए वो अपना कोई मोबाइल से बात कर रहे हैं तो वहाँ डिस्टर्बेंस होती थी। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ना चाहें तो आप एकांत में आके पढ़िए। यहाँ पे शाम महोदय द्वारा सब उपलब्ध कराई गई हैं। आप कोई भी सिविल्स या कोई भी वन डे एग्जाम तैयारी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, अभी यहाँ भी कर सकते हैं। आप जीवनी संबंधित या कोई बुक पढ़ना चाहते हैं यहाँ पढ़ सकते हैं। पुलिस विभाग के बारे में जानकारी है तो आपको यहाँ पे फील्ड क्राफ्ट ट्रेनिंग संबंधित सारी बुकें उपलब्ध है, वो भी पढ़ सकते हैं। लॉ बारे में जानकारी चाहिए वो भी है यहाँ पे। आजमगढ़ में बड़ी संख्या में पुलिस परिवार रहते हैं। ऐसे में कभी यहाँ पुलिस लाइन में सीओ के रूप में अपनी सेवा देने वाले शक्ति मोहन अवस्थी भी कहते हैं कि वो उस वक्त पुलिस वालों के उन परिवार वालों से भी मिले थे जो अपने बच्चों के आगे बढ़ने के ख्वाब को पूरा नहीं कर पाए। क्योंकि वहाँ की पुलिस लाइन का चार्ज एज अ सीओ मेरे पास ही था, तो हम लोग अक्सर ही निरीक्षण के लिए जो भी आवास थे वहाँ पे जाते थे देखने की क्या समस्याएं हैं। और परिवार से हम लोग अक्सर रोज के हिसाब से बात करते थे। हम देखते थे कि किस घर में क्या क्या काम कराना है, क्योंकि पुलिस लाइन का चार्ज था। तो मतलब सैकड़ों फैमिली से बात करी होंगी और सभी का ये बोलना था कि बच्चे पढ़ नहीं पाते और हर माँ बाप का सपना होता है कि बच्चा पढ़कर आगे बढ़े।
तो उस सोच के साथ ये था कि एक ऐसी जगह तो तैयार करनी है जहां पे पढ़ाई हो सके, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बहुत ही जिसमें बिना लक के सहारे आप ज्यादातर चीजें अचीव कर सकते हैं। और तो कुछ भी बड़ा अचीव करने के लिए पढ़ाई एक बहुत ही आसान तरीका होता है। तो ये उसके पीछे एक सोच थी। और फिर पुलिस अधिकारियों की इसी सोच को साकार रूप मिला। इस लाइब्रेरी में आज 58 क्यूबिकल्स बने हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा, कई प्रतियोगी परीक्षाओं समेत 10वीं 12वीं की किताबें हैं जो पढ़ने वालों की हर जरूरत को पूरा कर रही। लेकिन पुलिस वालों का हेक्टिक शेड्यूल में पढ़ाई करना ये भी एक समस्या थी। हेक्टिक वर्किंग आवर्स होते हैं, लेकिन कोई भी चीज पानी, मुश्किल चीज पानी में मुसीबत तो आती ही है। और वही इंसान का टेस्ट भी होता है कि किस तरीके से मुसीबत और समस्याओं का सामना कर किसी तरीके से टाइम निकालकर पढ़ाई कर सके। और पढ़ाई तो व्यक्ति को खुद ही करनी पड़ती है, लेकिन हम लोग जितना उसको फैसिलिटेट कर पाए तो वही उसके पीछे सोच है। सही भी है, अगर कुछ लक्ष्य सोचा है तो उसे पाने के लिए वक्त देने के साथ ही लगनता भी जरूरी है। बेशक पुलिस वालों की बेहतरी के लिए बनाई गई ये लाइब्रेरी न केवल उनके लिए बल्कि उनके बच्चों के भविष्य को भी एक नई दिशा जरूर दिखा रही है। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा किसी भी शहर में दिखने वाले भिखारियों से जुड़ा हुआ है। इन दिनों बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में भिखारियों की तलाश तेज हो गई है। शहर के घाटों, मंदिरों और बाजारों में भिखारियों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है। दरअसल वाराणसी में होने वाले G20 सम्मेलन को लेकर पूरे शहर को साफ सुंदर बनाया जा रहा है, जिसमें भिखारियों को भी हटाने का काम शामिल है। पिछले सोमवार से वाराणसी नगर निगम के कर्मचारी और पुलिसकर्मी जगह जगह भिखारियों की तलाश कर रहे हैं और एनजीओ के साथ मिलकर उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जा रही है। वाराणसी न केवल धार्मिक शहर है बल्कि देश का एक बड़ा पर्यटन स्थल भी है। इसी वजह से वाराणसी में भिखारियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। ये भिखारी पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी तंग करते हैं। लेकिन अप्रैल में शुरू होने वाले G20 कार्यक्रम से पहले वाराणसी सिटी को भिखारी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है और 6 टीमें बनाकर ये अभियान चलाया जा रहा है। अभियान चल रहा है भिक्षावृत्ति मुक्त काशी के लिए कि जनपद में जो भी लोग भिक्षावृत्ति में लगे हुए हैं तो उनको जो है भिक्षावृत्ति से मुक्त किया जाए। और इस पूरे अभियान में माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में हमारी नगर निगम की टीम, समाज कल्याण विभाग की टीम और जो है महिला कल्याण विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम और स्वयंसेवी संगठन, ये सारे लोग लगे हुए हैं कि इनको पहले चिन्हित किया जाए, इनको समझाया जाए और उसके बाद इनको एक मानवता का पाठ पढ़ाया जाए कि भिक्षावृत्ति जो है आपके लिए सही नहीं है, समाज के लिए भी एक कलंक है, इससे बनारस की भी छवि खराब होती है, आपके देश की भी। और आप अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपको कोई समस्या है, आपको रहने की प्रॉब्लम है, आपको जगह नहीं है, तो उस सबकी व्यवस्था सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए शेल्टर होम भी जिला प्रशासन के द्वारा चिन्हित किए गए हैं और बच्चों के लिए भी उनकी कैटेगरी के हिसाब से अलग होम है। अगर ऐसे लोग पाए जाते हैं जिनके पास कोई आवासीय सुविधा नहीं है, वो सड़क पे हैं, तो उनको वहाँ पे रखा जाएगा और इनके पुनर्वासन की कार्यवाही की जाएगी। भिक्षा मांगना अपराध है या तो जो वृद्ध हैं उनको वृद्धाश्रम हम लोग पुनर्वास किया जा रहा है। अब बच्चे हैं तो बालगृह में। तो आज तो हम लोग दुर्गाकुंड मंदिर पर भी गए, वहाँ पे एक भी भिखारी नहीं मिले। हमारे यहाँ कल 43 भिखारियों को चिन्हित किया गया, जिसमें 2 लोग को अपना घर भेजा गया और लोग को जागरूक किया गया, प्रेरित किया गया या तो अपने घर चले जाइए या फिर वृद्धाश्रम चल चलिए। बच्चे हैं तो बालगृह के लिए किया गया, बच्चे नहीं मिले तो कुछ लोग कह के नहीं हम लोग भिक्षा मांगना बंद कर देंगे, हम अपने घर जा रहे हैं। आखिर इस अभियान को क्यों नहीं हमेशा कंटिन्यू किया जाता है और क्या वास्तव में इससे भिक्षावृत्ति पर रोक लगती है? बिल्कुल, अभी G20 सम्मेलन यहाँ होने जा रहा है और भिक्षार्थियों को यहाँ से वो हटाने का काम शुरू हो रहा है। तो मैं तो चाहूँगा कि सरकार ऐसा विकल्प करे, ऐसी व्यवस्था करे कि भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े और उनको पुनर्वास या टेम्परेरी कोई व्यवस्था करें, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा मेरे समझ से। मतलब ये लगातार अभियान चलते रहना चाहिए? नहीं, लगातार क्यों, मतलब कि भीख मांगने की जरूरत ही ना पड़े, सरकार ऐसी व्यवस्था करे, भीख मांगने की जरूरत ही न पड़े। हमारे साथ और भी यहाँ पे कुछ युवा लोग मौजूद हैं। ये बताइए कि इस अभियान के बारे में पहले क्या कहेंगे, कितना जरूरी है और क्या इसको लगातार यूं ही चलते रहना चाहिए? लेकिन जब कोई बड़ा आयोजन होना होता है तभी क्यों लोग जागते हैं? जी बिल्कुल, इस सरकार को ये चीज़ बहुत पहले ही सोच लेना चाहिए था
लेकिन सरकार ने खैर देर से आई, सही आई इस चीज पे। इससे कई फायदे होंगे। पहला तो फायदा ये होगा, इससे जो लोग घरों से भागते हैं या बिछड़ जाते हैं घरों से, पहला तो उनके परिवार का ये पता लगा सकती है सरकार इससे। दूसरा ये है, जो गरीब बच्चे जो रोडों पे भीख मांगते हैं, तो इसका एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, उस नेटवर्क का पर्दाफाश हो सकता है इससे। और तीसरा ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन चलता है ये बंद हो जाएगा पूरी तरीके से। तो वाकई में काफी अच्छा काम है सरकार का ये, और ये कंटिन्यू होना चाहिए। कंटिन्यू होना चाहिए। हमारे साथ क्षेत्र के कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद हैं, कवि मौजूद हैं। बद्री जी, आपको पूरी दुनिया देखती, सुनती, जानती है, तो ये बताइए कि कितनी जरूरत है इस अभियान को लगातार चलाए रखने की, और क्या क्या इसके फायदे हो सकते हैं? देखिए, भिक्षाटन और भिक्षावृत्ति दोनों शब्द अलग अलग है। भारतवर्ष का मूल काम था भिक्षाटन। जब ब्राह्मण को यहाँ पर गुरुकुल में जाते थे तो भिक्षाटन करके ही अपने गुरुकुल की पूरी खर्च चलाते थे और अपने गुरु का भी ध्यान रखते थे। उसी से ही गुरुकुल चलता था। लेकिन वह आज में बहुत अंतर हो गया है। आज जो भिक्षा मांगते हैं, विदेश से भी लोग आते हैं इस देश में, कई जगह से लोग यहाँ आते हैं, उसको देखते हैं वो खराब लगता है। और बहुत संगठन के लोग भी उससे यह काम करवाते हैं, नहीं करवाते हैं, मारते भी बहुत हैं, उसके साथ दुराचार अत्याचार भी करते हैं। हमारी समझ से सरकार को, प्रदेश सरकार को या देश सरकार को इसे देख करके और उसे खत्म कराना चाहिए और उनके ऊपर ध्यान भी देना चाहिए। उनके शिक्षा पे जो सबको शिक्षा, बच्चों को बेटी पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ाओ, जब इतना अभियान चल रहा है तो वो बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो निश्चित रूप से भिक्षाटन आज के युग में बहुत ही गलत है और हमारा इसका संदेश पूरे विश्व में बहुत ही गलत जाता है। ट्रू कॉलर का भारत में खुल गया दफ्तर। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। गगनयान मिशन के लिए तैयारियां तेज कर दी गई हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने संसद में बताया कि इसरो इस साल मई महीने में गगनयान से जुड़े टेस्ट शुरू कर देगा। इस दौरान इसका पहला अबॉर्ड टेस्ट होगा। कॉलर आईडी वेरिफिकेशन प्लेटफॉर्म ट्रू कॉलर ने अब भारत में भी अपना दफ्तर खोल दिया है। उसने बेंगलुरु में अपना ये दफ्तर खोला। इसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ऑनलाइन किया। इसमें 250 कर्मचारियों के बैठने की व्यवस्था है। डिजी यात्रा ऐप के जरिए हवाई सफर करने वाले मुसाफिरों को अब अपनी प्राइवेसी और डेटा को लेकर चिंतित होने की जरूरत नहीं है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने साफ कर दिया कि मुसाफिरों के डेटा किसी सेंट्रल स्टोरेज में स्टोर नहीं किए जाएंगे, बल्कि उनके स्मार्टफोन के वॉलेट में ही रहेंगे। इसे शेयर करने के बाद एयरपोर्ट के सिस्टम से भी 24 घंटे में डिटेल हटा दी जाएगी। न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर हमारे देश के स्टार्टअप से जुड़ी एक अच्छी खबर है। भारत में मोदी सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे अभियानों ने जो इकोसिस्टम तैयार किया है, उसका देश में बड़ा फायदा होता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें कि भारत ने लगातार दूसरी बार यूनिकॉर्न बनाने के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। साल 2022 में भारत ने 23 यूनिकॉर्न बनाए, जबकि चीन में इनकी संख्या आधे से भी कम यानी 11 रही। ये जानकारी IVCA यानी कि इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन और बेन एंड कंपनी की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में अब कुल यूनिकॉर्न की संख्या 96 हो गई है। यूनिकॉर्न उस स्टार्टअप कंपनी को कहते हैं जो इंटरनेट से जुड़े आइडिया पर बनी हो और उसका वैल्यूएशन $1 बिलियन यानी कि 82 अरब रुपए से ज्यादा है। हालांकि 2022 में बने यूनिकॉर्न की संख्या 2021 में बने 44 यूनिकॉर्न की तुलना में आधी है। 2021 में भारत में कुल 73 यूनिकॉर्न थे। रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में बने 23 यूनिकॉर्न में से 9 यूनिकॉर्न टॉप 3 महानगरों के बाहर के शहरों से निकले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गैर महानगरों में भी स्टार्टअप की फंडिंग में काफी बढ़ोतरी हुई है। भारत में पिछले 5 साल में यूनिकॉर्न बनने के आंकड़ों को देखें तो साल 2018 में 8 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया। अगले साल 2019 में 9 यूनिकॉर्न बने और साल 2020 में इनकी संख्या 10 थी। इसके बाद साल 2021 में स्टार्टअप्स के लिए बेहद शानदार ये रहा। इस साल 44 स्टार्टअप्स ने यूनिकॉर्न क्लब में एंट्री मारी, जबकि साल 2022 में पिछले साल की तुलना में यूनिकॉर्न बनने की संख्या घट गई और कुल 23 स्टार्टअप्स ही यूनिकॉर्न बन सके। भारतीय मूल के रवि चौधरी को अमेरिकी वायुसेना में मिला है अहम जिम्मा। आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां पर विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
भारतीय मूल के रवि चौधरी को अमेरिकी वायुसेना में सहायक सचिव नियुक्त किया गया। वो ऊर्जा और पर्यावरण से जुड़े काम देखेंगे। अमेरिकी संसद ने उनकी ये नियुक्ति की। रवि चौधरी वहां की वायुसेना में 1993 से 2015 तक पायलट के रूप में भी काम कर चुके हैं। एरिक गार्सिटी भारत में अमेरिकी राजदूत बन गए। अमेरिकी सीनेट ने उनके नाम पर मुहर लगा दी। एरिक गार्सिटी लॉस एंजलिस के मेयर रहे हैं और उन्हें राष्ट्रपति बाइडेन का करीबी माना जाता है। 2 साल से भी ज्यादा समय से भारत में कोई स्थायी अमेरिकी राजदूत नियुक्त नहीं था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड का ट्विटर हैंडल हैक कर लिया गया। इस दौरान उनके ट्विटर अकाउंट पीएमओ नेपाल पर हैकर्स ने डिजिटल करेंसी को प्रमोट करने से जुड़े संदेश पोस्ट कर दिए। साथ ही इसमें प्रोफाइल नेम भी बदल दिया गया। हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया था। न्यूजीलैंड के केरमाडेक द्वीप समूह में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। बताया जा रहा है कि इसकी तीव्रता 7 मापी गई। भूकंप के बाद वहां सुनामी की चेतावनी जारी हुई, लेकिन फिर इसे वापस ले लिया गया। अमेरिका में अप्रवासी भारतीयों समेत दूसरे विदेशियों के लिए अच्छी खबर है। वहां की छटनी के शिकार हुए लोग अब 6 महीने तक रुक पाएंगे। इससे पहले H-1B वीजा वालों को सिर्फ 2 महीने की मोहलत मिलती थी ताकि वो दूसरी नौकरी ढूंढ पाएं या फिर अमेरिका छोड़ दें। पर व्हाइट हाउस की एक कमेटी ने इसकी समय अवधि बढ़ाने की सिफारिश की, जिसे मंजूरी मिलना तय है। अमेरिका में ये H-1B वीजा अप्रवासियों को दिया जाता है ताकि वो वहां काम कर सकें। पेरू के लीमा में भारी बारिश और तूफान की वजह से वहां बाढ़ आ गई। इससे कई इलाके पानी में डूब गए। मकानों में पानी भर गया। इसके बाद यहां रहने वाले लोग खुद मकानों से पानी निकालने में जुट गए हैं। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने किया दमदार आगाज। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए सीधे रुख करते हैं खेल चक्कर का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुक्रवार से वनडे सीरीज शुरू हो रही है। ये पहला मैच दोपहर 1:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के बीच अब तक 143 वनडे मैच हुए हैं। इसमें से 80 ऑस्ट्रेलिया ने जीते तो 53 में भारत को जीत मिली और 10 मैचों का नतीजा नहीं निकला। आईपीएल के लिए दिल्ली कैपिटल्स ने आधिकारिक रूप से ट्विटर पर जानकारी देते हुए टीम की कमान ऑस्ट्रेलिया के धाकड़ सलामी बल्लेबाज डेविड वार्नर को सौंपी। उन्हें ऋषभ पंत की जगह कप्तान बनाया गया, जबकि टीम के उप कप्तान अक्षर पटेल चुने गए। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय महिला खिलाड़ियों ने शानदार शुरुआत की। निकहत जरीन समेत सभी चारों खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। निकहत जरीन ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान की अना खानिम इस्माइलोवा को शिकस्त दी।